हेलो स्टूडेंट, जैसा कि एमपी बोर्ड एग्जाम नजदीक है भाई। एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा क्लास 11 अगर बात करें कक्षा 11वीं जीव विज्ञान के, तो बात करते हैं जो आपका 13 फरवरी को पेपर होने वाला है, 13 फरवरी 2025 को स्टूडेंट। तो उसके लिए इस वीडियो में जानेंगे आज प्रिय विद्यार्थी 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, अच्छे से आप लोगों को तैयार कर लेना है। आप लोगों की काफी डिमांड थी कि सर आपने 2 अंक तो हमको प्रोवाइड करवा दिए लेकिन 3 अंक नहीं करवाए हैं, तो 3 अंक क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा विद सॉल्यूशन, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एमपी बोर्ड एग्जाम जो आपकी हो रही है स्टूडेंट, यानी 13 फरवरी को जो आपका पेपर होगा बायोलॉजी का, तो यहाँ पर यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पर 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न, बाकी अगर आपके 2 अंकीय क्वेश्चन की अगर बोलूँ तो 2 अंकीय पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो चैनल पर अपलोड है, या प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। महत्वपूर्ण प्रश्न वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं में, ठीक है। बाकी स्टूडेंट लगातार मेहनत प्रयास करके मैं एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, यही आपके 13 फरवरी को पेपर में आने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रिय विद्यार्थियों, एंजियोस्पर्म के प्रमुख 3 लक्षण लिखिए। तो लक्षण की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको लिखना है एंजियोस्पर्म आवृतबीजी कहलाता है। मतलब कभी कभी एंजियोस्पर्म की जगह आवृतबीजी के 3 लक्षण भी पूछ लेता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पहला अगर लक्षण की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है पौधों में बीज के चारों तरफ आवरण उपस्थित होता है। मतलब कि अगर कोई पौधा होता है तो उसके बीच चारों ओर होता है। और नेक्स्ट आपका कहता है भाई मुख्य पौधों स्पोरोफाइट या द्विगुणित होता है और जड़ तना एवं पत्तियों में विभेदित होता है। मतलब जड़ तना जो पत्तियां होती है उनमें विभेदन होता है, ठीक है। मतलब डिफरेंस भी होता है उनमें बहुत ज्यादा। एंड थर्ड अगर बात करें तो यहाँ पर पुष्प के रूप में प्रजनन अंग उपस्थित होते हैं। जो पुष्प होता है उससे ही प्रजनन अंग निकलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये आपके 3 लक्षण आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एग्जाम में 102% ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। वहीं अगर नेक्स्ट अगर बात करें स्टूडेंट तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म के प्रमुख लक्षण लिखिए। मतलब जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं अनावृत बीजी, है ना। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है स्टूडेंट। इन दोनों क्वेश्चन में से एक पूछा जाता है तो दोनों को आपको तैयार करना है। कभी कभी इन तीनों में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें पहला लक्षण आपका कहता है ये पौधे बहुवर्षीय एवं काष्ठीय होते हैं जो सामान्य मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं। जो मतलब तरह का स्वभाव करते हैं मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं, मतलब एक पौधे। नेक्स्ट आपका कहता है भाई इन पौधों में बीज तो बनते हैं लेकिन वे बीज नग्न रूप में पौधा पर लगे रहते हैं। मतलब इनके जो पौधे होते हैं इनमें बीज का निर्माण होता है तो क्या नग्न रूप, मतलब कि बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे बीज होते हैं ना। एंड नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट कहता है ये पौधे विषम बीजाणु होते हैं, अर्थात 2 प्रकार के बीजाणु लघु एवं दीर्घ, क्रमशः लघु दीर्घ बीजाणु का मतलब 2 तरह से बीज का निर्माण करते हैं, दीर्घ भी करते हैं और लघु भी करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो कोशिका सिद्धांत के 3 मुख्य बिंदु बताना है आपको, है ना। यानी 3 लक्षण भी बोल सकते हो, उपयोग भी बोल सकते हो। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कंफ्यूजन करने, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अगर इसका आंसर देखें तो यहाँ पर कोशिका सिद्धांत के मुख्य निम्न बिंदु है। सभी जीव एक या अनेक कोशिका के बने होते हैं, ये आप खुद ही जानते हो भाई। एक कोशिका एक जीव से, सभी जीव में क्या एक या अनेक कोशिका, मतलब कि कई कोशिकाओं से मिलकर जीव बने होते हैं। नेक्स्ट आपका कहता है सभी कोशिकाओं में एक जैसी उपचायी क्रियाएं, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, यह आप खुद जानते हो। जीवन की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई ही आपको पता है कोशिका है, ठीक है। कोशिका नेक्स्ट अगर बात करें तो किसी भी जीव द्वारा प्रदर्शित क्रियाएं वास्तव में उनकी कोशिकाओं के अंदर की क्रियाओं, उनकी आपसी क्रियाओं का परिणाम होती है। मतलब जो इनमें क्रिया होती है स्टूडेंट एक दूसरों के बीच में, तो आपसी संबंधों में होती है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर लिपिड्स के कार्य लिखिए। तो लिपिड्स के कार्य आपको बताना है, 3 कार्य इसके, ठीक है। 3 नंबर में 3 कार्य पूछेगा, 3 उपयोग, 3 बिंदु, कुछ भी पूछ लेता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। तो पहला देखते हैं, यह ऑक्सीकरण द्वारा शरीर को ऊर्जा देता है और इनके ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट की तुलना 2 गुनी ऊर्जा मिलती है। मतलब जब ये ऑक्सीकरण करेंगे शरीर को ऊर्जा देंगे तो इनकी जो ऊर्जा की जो एनर्जी शक्ति होगी ना, तो वो क्या काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, यह विटामिन ए, डी, ए, के अवशोषण में सहायता करते हैं। मतलब इस विटामिन ए, बी, सी, डी, के और में अवशोषण होता ही है। थर्ड क्वेश्चन आपका कहलाता है ये अगर बात करें थर्ड पॉइंट की, सॉरी, ये हमारे रुधिर के महत्वपूर्ण घटक है, यानी रुधिर खून
100 ml रुधिर में लगभग 500 mg लिपिड पाए जाते हैं। ठीक है, 100 ml रहेगा तो 500 mg, ठीक है, तो ये पाया जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका कहलाता है 5वां क्वेश्चन की अगर बात करें तो पूछा जा सकता है प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले 3 कारक लिखिए। देखो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको घोलकर पी जाना है। तो यहाँ पर आपको प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर को प्रभावित करने निम्न है। ठीक है, तो पहला कारक क्या कहलाता है आपका प्रकाश, जिसको बोलते हैं अपन लाइट। तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, अधिक तेज प्रकाश में क्रिया रुक जाती है। अगर ऐसा होता है स्टूडेंट, अगर अधिक तेजी से अगर बढ़ेगा तो इसकी जो होगी प्रकाश दर बढ़ती है और अधिक तेज प्रकाश में क्रिया रुक जाती है। अधिक तेज अगर प्रकाश जल रहा है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, लाइट का गोला है जो अच्छा तेज चल रहा है, मतलब एक डिम चल रहा है एक तेज चल रहा है, तो जो तेज चल रहा होगा उसमें क्या जो प्रकाश की क्रियाएं होगी वो रुक जाएगी। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट इसका आपका जल। ठीक है, सॉरी सेकंड आपका तापमान, टेम्परेचर जिसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या 25 डिग्री से क्या 32 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है ताप प्रकाश के लिए क्या सबसे उपयुक्त होता है, या मतलब 25 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस होना ही चाहिए। अत्यधिक एवं कम ताप पर क्रिया की दर घटती है। इसमें ऐसा होता है अगर 32 या 25 से अगर आपका मतलब मान 25 से 24 भी अगर हो गया तो आपकी जो क्रिया होगी ना उसकी दर घटती जाएगी, मतलब कि भाई 9 से 8 7 इधर पीछे जाती रहेगी। एक एग्जांपल, अगर 32 होगी तो लिमिट से रहेगा, ज़्यादा भी होना इसके लिए अच्छा नहीं है। एंड थर्ड पॉइंट आपका कहलाता है जल वाटर। ठीक है, तो जल क्या महत्वपूर्ण योगी कि आप खुद जानते हो, जल की कमी से होने की क्रिया प्रभावित होती है क्योंकि जीव द्रव्य की सक्रियता घट जाती है, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। स्टोमेटा आप जानते हो, ठीक है, पौधों वाले। एंड यहाँ पर अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका छठा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी स्क्रीनशॉट ले लेना स्टूडेंट, सॉल्यूशन बहुत ही इजी लैंग्वेज, एकदम साधारण सरल भाषा सहज भाषा में आप मतलब एक बार अच्छे से देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, एग्जाम के एक दिन पहले भी आप ठोक दोगे। किण्वन के प्रमुख महत्व बताना है आपको। ठीक है, तो पहला महत्व क्या है आपका, किण्वन क्रियाओं का प्रयोग मदिरा बनाने, कारखानों, बियर, विस्की तथा वाइन बनाने में किया जाता है। जो किण्वन होता है ना, मतलब कि तो उसका इस्तेमाल क्या दारू वारू बनाने में क्या हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मदिरा नहीं समझोगे, दारू देसी वाला पौवा, ठीक है, 90 वाला। नेक्स्ट आपका किण्वन क्रियाओं का घरेलू जीवन में भी महत्व है, जैसे सिरका बनाने में। तो आप इतना भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि भाई इतना लिखो। ठीक है, अगर इसने 3 महत्व पूछा है तो ऐसा बोल दो कि घर में सिरका बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और बाकी इतना भी लिख सकते हो किण्वन क्रिया का उपयोग मतलब यहाँ पर मदिरा की जगह शराब बनाने में किया जाता है कारखानों में। ठीक है, इतना लिख दो, बाकी अगर इतना आप नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड आपका पॉइंट है अनेक प्रकार के कार्बनिक अम्लों जैसे लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल आदि का निर्माण जीवाणु की किण्वन क्रिया के द्वारा किया जाता है, ये आप खुद भी जानते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर ये अच्छे से तैयार कर लेना है। छठा क्वेश्चन। अब 7वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह यानी ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है। देखो हर एक बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, चाहे अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो, है ना, तो आता ही आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपको घोल कर पी जाना है। अब क्या होता है स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कार्य की दृष्टि से ऊर्जा के ट्रांसड्यूसर का कार्य करता है, मतलब ऊर्जा का क्या स्थानांतरण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिसमें फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है, एनर्जी मिलती है, मतलब आप खुद समझ सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, अर्थात यह एटीपी के रूप में क्या अपना जो भोजन होता है उसको संग्रहित करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, अगर मान लो कि आज फॉर एग्जांपल की अगर बात करूं कि भाई आज मंडे है, आपका फास्ट है, आपने मतलब कि संडे को नाइट को ही खाना खाया, उसके बाद मंडे को खाना नहीं खाया, तो ये क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया कि उस अगर अपनी शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये क्या एटीपी के रूप में ऊर्जा को स्थानांतरित करता है, तो यही ऊर्जा एटीपी के रूप में अपने को दे देता है। ठीक है, यही माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस ग्रह कहा जाता है, मेन पॉइंट यही है आपका। बाकी अगर इसकी लैंग्वेज में देखें, इसका उपयोग धीरे धीरे जैव क्रियाओं के संचालन में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह पावर हाउस कहते हैं। आप समझ गए होंगे, समझदार हो। बाकी 8वें क्वेश्चन की अगर बात करूं तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिब्रेलिन हार्मोन के 3 कार्य बताना है।
हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। जिब्रेलिन हो चाहे ऑक्सिन हार्मोन हो, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। इसके अगर कार्य की बात करें तो क्या होता है स्टूडेंट, देख सकते हैं आप, यह तने एवं पत्तियों की वृद्धि में सक्रिय होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, यह पुष्पों और फलों के आकार में वृद्धि करने में सहायता करता है, मतलब कि उसको वृद्धि करने में इतना तेज होता है ये जिब्रेलिन। यह शराब बनाने समय किण्वन की क्रिया को उत्तेजित करता है, मतलब कि जो किण्वन की क्रिया होती है भाई उसको एक एग्जाम्पल में अगर बात करूँ तो भाई उसका क्या महत्व करता है जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है कि शराब को अच्छे से बनाओ, मतलब तथा विलयन की क्रिया को, विलगत की क्रिया को क्या नियंत्रित करता है। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। 9th क्वेश्चन की अगर बात करें तो ऑक्सिन हार्मोन वाला भी एग्जाम में पूछ लेता है, कभी जिब्रेलिन आता है कभी ऑक्सिन आता है, तो अच्छे से इसको भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर क्या ऑक्सिन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। एंड सेकंड पॉइंट है आपका, यह शीर्ष कलिका एपिकल बड को भी क्या सक्रिय रखता है, जिसके कारण पौधों में क्या शीर्षस्थ प्रभाविता होती है, मतलब एपिकल डोमेंशन। और थर्ड पॉइंट अगर बात करें तो यहाँ पर पौधों पर ऑक्सिन के छिड़काव में विलगत परत एब्सोसियल लेयर का निर्माण नहीं होता है। इसके कारण क्या लेयर का निर्माण नहीं होता है, इस कारण क्या पत्तियां होती है ना, कच्चे फल पौधों में टूटकर नहीं गिरते। लेयर का निर्माण होगा तो भाई कच्चे फल क्या टूट के गिर जाएंगे, अगर लेयर का निर्माण नहीं होगा तो कहाँ से टूटेंगे। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अच्छी से एग्जाम्पल देके मैंने अच्छी सी सरल सहज भाषा में उत्तर लेके आया हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपका है, संघ आर्थ्रोपोडा के 2 लक्षण लिखिए। तो देखो संघ आर्थ्रोपोडा एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करूँ 100%, तो देखो यार सारे ही 100% वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ एग्जाम में आने वाले, तो अच्छे से तैयार कर लेना, लापरवाही मत करना। और यार इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया हो वीडियो को लाइक कर दो। और 13 फरवरी को पेपर में धूम मचाना है, अपने दोस्तों को भी यार वीडियो शेयर कर दो, उनका भी थोड़ा देखो यार भला सोचो अपने दोस्तों का। तो आर्थ्रोपोडा के लक्षण की अगर बात करूं तो इसके जंतु क्या जल थल वायु तीनों प्रकार के वातावरण पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा मतलब जल थल, मतलब फॉर एग्जांपल में अगर बात करूं तो जल में पाया जाता है। मेंढक की समझ लो ये क्या आर्थ्रोपोडा वाला जंतु हो गया। और नेक्स्ट अगर बात करूं तो भाई और संघ आर्थ्रोपोडा में मछली वगैरह भी आ जाती है, जल थल वायु में भी रहती है। एंड यहाँ पर सेकंड है आपका, शरीर त्रिस्तरीय और द्विपार्श्व सम्मित बाह्य रूप से विखंडित होता है, मतलब कि कई सारे घटकों में क्या बढ़ जाता है इनका शरीर, एक से एक घटक विघटित हो जाता है। सभी खंडों पर जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं, जितने भी खंड होते हैं इसके जितने भी विखंडित होके तो उसमें क्या उपांग पाया जाता है। वहीं अगर 11 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पक्षियों में उड़ने हेतु क्या रूपांतरित पाए जाते हैं, पक्षियों में उड़ने के लिए क्या क्या पाए जाते हैं, 3 आपको बताना है, 3 पॉइंट इसके। तो पहला क्या है, अग्रपात पंखों में रूपांतरित हो जाता है। जो अग्रपात होता है जैसे ही पक्षी उड़ते हैं तो उसमें क्या रूपांतरित हो जाता है उनके पंख। सेकंड आपका कहलाता है शरीर धारा रेखित होता है, स्टेमिलाइनाइड होता है। और तीसरा क्वेश्चन आपका है भाई, तीसरा पॉइंट सॉरी, वृक्ष की क्या पेक्ट्रोल की पेशियों को सुविकसित होना, ये भी आपका पक्षियों में उड़ने में रूपांतर में पाया जाता है। एंड अगर बात करें 12 क्वेश्चन भी तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्धसूत्री विभाजन के 3 महत्व। कभी समसूत्री के पूछता है तो कभी अर्धसूत्री के पूछ लेता है। ठीक है, अगर इस साल समसूत्री का पूछेगा तो अगले साल अर्धसूत्री का, और रिपीटेड भी होता रहता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट अगर इसके महत्व को जानते हैं, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के लैंगिक जनन करने वाले जीवों में आवश्यक रूप में होती है। यह प्रक्रम जनक तथा संतति के बीच अनुवांशिक सेतु यानी ब्राइज ऑफ हेरिडिटी की तरह कार्य करता है। और सेकंड क्वेश्चन पॉइंट आपका कहता है कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में इसका विशेष महत्व होता है। जो लैंगिक जनन करते हैं उसमें इसका काफ़ी भाई इतना महत्व होता है बता नहीं सकते। बाकी यहाँ पर कहलाता है क्योंकि इसके द्वारा किसी भी जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, कोई सी भी जाति हो। ठीक है, और जो कि प्रत्येक जाति का विशेष लक्षण है। और यहाँ पर अगर थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट आपका कहलाता है, यह प्रक्रम क्या होता है, गुणसूत्रों के गुणन को विफल कर किसी जाति के विशेष स्थिरता प्रदान करता रहता है, स्थिरता। ठीक है, और 12वां क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पादप वृद्धि के विभिन्न चरणों को आपको स्पष्ट करके बताना है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको भी आपको तैयार कर लेना, 13 फरवरी में आ सकता ही। यानी जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ अच्छे से तैयार कर लेना। पार्ट 1 पार्ट 2 अगर 2 नंबर वाले नहीं देखे हो तो पहले जाके देख लेना 2 नंबर वाले भी आप, उसी के बाद 3 नंबर वाले तैयार करना, उसके बाद 4 नंबर की आएगी पार्ट, तो वो भी आप देख लेना।
अब पादप में वृद्धि के विभिन्न चरण क्या होता है, तो यहाँ पर क्या मुख्य चरण होता है। पहले अगर बात करूँ तो यहाँ पर जैसे कि कोशिका विभाजन जो होता है, प्रवस्था यानी फेस ऑफ सेल डिवीजन। तो कोशिकाओं की जो संख्या होती है उसमें क्या वृद्धि करने में क्या मुख्य लक्षण है, मतलब वृद्धि करने का कितना भी बोल दो, वृद्धि करता ही करता है पादप की वृद्धि में। और नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर आपका कोशिका वर्धन या दिगाकरण प्रवस्था, फेस ऑफ सेल एलोनाइजेशन है ना। तो कोशिका के विभाजन के पश्चात कोशिकाओं की लंबाई, आयतन एवं भार में वृद्धि होती है। कोशिका वर्धन में कोशिकाएं जल अवशोषण करके क्या आकार में वृद्धि करती है तथा उनके मध्य एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। इस प्रवस्था में वृद्धि जो होती है वो काफी तेजी से होती है अगर बोले तो, ठीक है। बाकी यहाँ पर थर्ड अगर बात करें तो यहाँ पर कोशिका विभेदन या परिपक्वन प्रवस्था, मतलब कि पूरी तरह कोशिका बन के जो परिपक्वन होगा उसका विभेदन होकर, मतलब कि फेज ऑफ सेल डिफरेशन ऑफ द मैच्योरेशन। तो यहाँ पर आपका कोशिका वर्धन के पश्चात क्या कोशिकाएं एक निश्चित आकार ग्रहण करके स्थायी रूप से धारण कर लेती है। इस प्रवस्था को वृद्धि की गति धीमी परंतु स्थिर रहती है, जितनी भी कर लेगा पर इसकी जो वृद्धि की गति होगी वो स्थिर ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। तो ये 13वें क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लेना आप, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 14 क्वेश्चन की बात करें तो संघ इकाइनोडर्मेटा के कोई 3 लक्षण बताना है आपको, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर मुख्य लक्षण आपके जो निम्न है, पहला आपका है ये समुद्री जल में ही पाए जाते हैं। जो संघ इकाइनोडर्मेटा होता है भाई ये समुद्र में ही पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो इनका शरीर जो त्रिस्तरीय एवं देहगुहा युक्त होता है, मतलब कि भाई जो समुद्र में मछली जो पाई जाती है वो समुद्र वाली ही रहती है, नदी में नहीं रहती है, फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, जल संवहन मतलब वाटर वेक्युलर सिस्टम जो होता है वो अब्लिकेशन तंत्र मतलब अम्बुलाक्रेल सिस्टम पाया जाता है। थर्ड अगर बात करें तो यहाँ पर इनके शरीर में विशिष्ट परिसंचरण तंत्र, अगर बात करें तो साइक्लोलिटी सिस्टम या श्वसन तंत्र का अभाव भी होता है। तो इस वाले को तैयार कर लेना अच्छे से। 15 क्वेश्चन आपका है भाई एम्फीबिया वर्ग के कोई 3 लक्षण बताना है आपको इसके। तो एम्फीबिया लक्षण आप देख लेते हैं। तो पहला लक्षण आपका क्या है, ये उभयचर होते हैं। अरे आप अगर ये पूछ रहा है ना वर्ग के 3 लक्षण बताओ तो ये लिख देना कि एम्फीबिया वर्ग में जो उभयचर आता है वो उभयचर होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जल एवं थल दोनों के प्रकार के आवेश में रहते हैं उभयचर, तो आप खुद जानते हो। और सेकंड क्वांटिटी की अगर बात करें तो इनके जो कंकाल का अधिकांश भाग बना होता है वो अस्थियों का बना होता है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो इनकी जो आंखों के ऊपर घूमने वाली जो पलकें होती है आई लाइट्स है ना, तो आई लाइट्स क्या होता है, तथा कानों के ऊपर जो होती है एक भाई झिल्ली पाई जाती है ना, जिसे हम टिपेनम कहते हैं। इस वाले को भी अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। अगर 16 क्वेश्चन की अगर बात करूं तो यहाँ पर है आपका मेंढक में जो श्वसन किस प्रकार होता है समझाइए। देखो ये आपकी एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है, इसका 200% चांस है, ठीक है। बाकी आप समझदार हो। तो यहाँ पर मेंढक में श्वसन किस प्रकार होगा बता देते हैं। मेंढक क्या जल एवं थल दोनों में स्थानों पर होते हैं, विधियों द्वारा श्वसन कर सकते हैं। इनकी जो त्वचा होती है जलीय श्वसनांग का कार्य करती है, इसे जो त्वची श्वसन कहते हैं। विषण द्वारा पानी में घुली ऑक्सीजन का विनिमय होता है। जल के बाहर त्वचा, मुख, गुहार, फेफड़े वायवीय श्वसन और अंडाकार गुलाबी रंग थैलीनुमा संरचना होती है जो देहगुहा का वक्षी भाग में पाई जाती है। वायु नसा छिद्रों में होकर एक मुख्य गुहा फेफड़ों तक में पहुंचती है। ग्रेशम निष्क्रियता व शीत निष्क्रियता की बात करें, मेंढक की त्वचा में श्वसन करते हैं ग्रीष्म में और शीत ऋतु में, ठीक है। तो ये काफी इजी लैंग्वेज में था, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी तैयार कर लेना। 17 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका भाई प्रोटीन के 3 प्रमुख लक्षण कार्य लिखिए। तो प्रोटीन के 3 कार्य बता देते हैं, ठीक है। तो पहला कार्य क्या कहलाता है आपका, एंजाइम के रूप में विभिन्न जैव क्रियाओं का नियमन में प्रोटीन एंजाइम को भांति कार्य करता है। मतलब कि भाई उसके भांति अगर बात करूं तो वो जैसा कार्य करेगा उसके लिए वैसा कार्य करेगा। एंड सेकंड आपका कहलाता है हार्मोन्स के रूप में शरीर की उपापचय जो क्रिया होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन पर नियंत्रण रखने के लिए क्या प्रोटीन हार्मोन्स के रूप में कार्य करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन आपका, ठीक है। वहीं थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो परिवहन, तो परिवहन में क्या होता है, स्टूडेंट की कुछ प्रोटीन दूसरे सरल अणुओं में क्रिया करके अस्थायी यौगिक बनाकर उनका परिवहन करने में मदद करते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन देख लो, शरीर के सभी भाग तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, लेकिन इसी प्रकार अगर सीरम की बात करें तो एल्बुमिन युक्त वसा अम्लों के अणु का एपिडोजक उत्तक तक पहुंचाता है।
यही आपका प्रोटीन के 3 प्रमुख कार्य। एंड यहाँ पर 18 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर है आपका साइटोकाइनिन हार्मोन के प्रमुख कार्य बताना है आपको 3 इसके भी। तो पहला कार्य अगर देखते हैं तो पहला कार्य आपका साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में प्रेरित करते हैं, लेकिन इसकी जो क्रिया होती है वो ऑक्सिन का होना आवश्यक होता है। सेकंड पॉइंट आपका कहलाता है साइटोकाइनिन में पौधों की जो आकारिकीय प्रकृति को बदलने में गुण पाया जाता है, जिस कारण इनका प्रयोग उत्तक संवर्धन में किया जाता है। थर्ड पॉइंट आपका है साइटोकाइनिन जेंटा को रोकता है तथा क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देता है। ये आपका पॉइंट अच्छे से बन गया। और 19 क्वेश्चन आपका आबिसिक अम्ल के प्रमुख आपको क्या कार्य बताना है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको बताया भाई अभी 18, तो उनको भी तैयार करना है, इस क्वेश्चन को भी तैयार करना है। ऐसा नहीं है यार आप लापरवाही करो पढ़ने के बाद कि भाई मैं आपको इतने मोस्ट इंपोर्टेंट इतनी तैयारी के साथ करवा रहा हूँ, तो पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है जो पौधों में क्या इसके छिड़काव द्वारा वाष्पोत्सर्जन को काफी कम किया जा सकता है इसके द्वारा, ठीक है। सेकंड को पॉइंट आपका कहलाता है आबिसिक अम्ल का प्रमुख जो कार्य होता है पत्तियों को तथा दूसरे पादपों अंगों में जीर्णता को बढ़ाता है, मतलब उसको क्या बढ़ोतरी देता है। एंड थर्ड पॉइंट आपका है कि आबिसिक अम्ल का प्रयोग जो होता है वो बीज एवं कलिकाओं में प्रोसेसित को बनाया जाता है, मतलब बढ़ाया जाता है, उसको क्या बढ़ाता है। तो यही आपके 19 क्वेश्चन में आपको बताया हूँ स्टूडेंट। तो 19 क्वेश्चन को आपको कर लेना, अगर पार्ट 2 आती है पार्ट 2 करना, अगर नहीं आती है तो स्टूडेंट 19 को आपको घोलकर पी जाना है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए बता दिया हूँ। बाकी 4 नंबर के जल्दी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर देना। वो 13 फरवरी को पेपर में तबाही बजा देना एमपी बोर्ड एग्जाम में, एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा, ठीक है। तो मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन पर। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।